24 से आप देख रहे हैं सोसाइटी स्पीक्स टॉक फॉर द चेंज, एक ऐसा मंच जहां हम समाज के उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर अक्सर चुप्पी रहती है, लेकिन जिन पर संवाद बेहद जरूरी है। आज का हमारा ये विशेष एपिसोड एक ऐसे विषय पर केंद्रित है जो हर घर, हर परिवार और हर महिला से जुड़ा है, महिला स्वास्थ्य एवं कानूनी जागरूकता। दोस्तों, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हर 3 में से 1 महिला किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है, लेकिन इलाज तक नहीं पहुंच पाती है। राष्ट्रीय सर्वे बताते हैं कि लगभग 60% महिलाएं पीरियड्स, प्रजनन स्वास्थ्य या घरेलू हिंसा से जुड़ी शारीरिक समस्याओं पर और कानूनी समस्याओं पर खुलकर बात ही नहीं करती। वहीं दूसरी ओर हिंसा या उत्पीड़न झेलने वाली अधिकांश महिलाएं कानून तक पहुंचने से डरती भी हैं, कभी बदनामी के डर से तो कभी सिस्टम पर भरोसे की कमी के कारण। सवाल साफ है कि जब महिला का शरीर दर्द में हो, उसकी आवाज दबाई जा रही हो और कानून तक पहुंच डर बन जाए, तो समाज को रुककर खुद से सवाल करना चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ हैं 3 ऐसे विशेषज्ञ जो स्वास्थ्य, संवेदना और कानून के तीनों स्तरों पर जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर बलदीप जी, वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट। आप वर्षों से महिलाओं में क्रॉनिक पेन, पोस्ट डिलीवरी समस्याएं, सर्वाइकल व कमर दर्द और तनाव से जुड़ी शारीरिक तकलीफों पर कार्य कर रही हैं। उनका अनुभव बताता है कि कई बार महिला का शरीर वही दर्द सहता है जो वह शब्दों में कभी नहीं कह पाती। आपका बहुत बहुत स्वागत है बलदीप जी। थैंक यू सो मच। हमारे दूसरे अतिथि मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना जी शर्मा, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और महिला प्रजनन स्वास्थ्य की एक सशक्त और विश्वसनीय आवाज। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने पीरियड्स, हार्मोनल असंतुलन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और महिलाओं की साइलेंट सफरिंग से जुड़े अनेक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे मानती है कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ मेडिकल विषय नहीं बल्कि सामाजिक सोच से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अब जुड़ी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमती चेतना भाटी जी, राजस्थान पुलिस, वर्तमान में महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ उदयपुर सेक्टर में कार्यरत। चेतना भाटी जी ने महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा, यौन अपराध और पारिवारिक विवादों से जुड़े सैकड़ों मामलों में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री पदक और पुलिस महानिदेशक पद से सम्मानित वे मानती है कि कानून की सबसे बड़ी ताकत उसकी संवेदनशीलता है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज का जो विषय है वो बहुत ही संवेदनशील है, तो सबसे पहले मैं अपने तीनों गेस्ट से एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आपको लगता है जो हमारा आज का विषय है वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है? मैं सबसे पहले चेतना जी आपसे जानना चाहूंगी। जरूरी नहीं है मैडम, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महिलाएं, चाहे वह घरेलू महिला हो, चाहे वो नौकरी करने वाली महिला हो, वो हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह भी रहती है। मैं लापरवाही सब इसलिए यूज कर रही हूँ कि मैं खुद घर का काम भी करती हूँ और नौकरी भी करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कोई छोटी मोटी होता है तो नहीं दिखा देंगे, डॉक्टर साहब को दिखा देंगे, ले लेंगे, और फिर पता चलता है कि बीमारी बढ़ गई है। तो इसका ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और आपका धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पर हम सबको आमंत्रित किया। जी, अर्चना जी आप बताएं। हाँ, मेरा नज़रिया भी मैम से बिल्कुल मिलता हुआ है कि बहुत ही ज़रूरी टॉपिक आपने लिया है। इस पर डिस्कशन 2 तरीके से ज़रूरी है। एक तो जो पुरानी महिलाएं थी वो रियल में अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करती थी और बहुत लेट आती थी, और जो अभी रिसेंट जो जमाना है सोशल मीडिया वाला, वो 80% अपना इलाज सोशल मीडिया से ही चाहते हैं। तो दोनों ही बहुत खतरनाक है। मैं ये कहूँगी कि पहले की महिलाएं नेग्लेक्ट में खराब हो रही थी। आप अपन जो नया जनरेशन है वो सोशल मीडिया को यूज करके डिले कर देते हैं एक्चुअल डॉक्टर के पास पहुंचने तक। आप ये कह सकती हैं कि अधकचरा ज्ञान जो हम गूगल से ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं डॉक्टर बलदीप जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विषय उठाया रजनी जी आप लोगों ने, बिकॉज आजकल की महिलाएं जो अपने कार्य में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं घर को और बाहर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए कि वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। तो ये विषय हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है। जी डॉक्टर अर्चना, आप मुझे बताइए कि आज महिलाएं किन स्वास्थ्य समस्याओं को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करती है और क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो डर है, शर्म है या सामाजिक दबाव? देखिए, डर शर्म हर टाइम जो पहले ज़्यादा थी, मैं ये कहूँगी कि पहले की महिलाओं में एक डर होता था। अगर मान लो मैं एक छोटी सी एक बीमारी बताती हूँ जिसे हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसमें छींकते वक्त पेशाब आना, ठीक है। ये बहुत कॉमन बीमारी है, एज के साथ मैक्सिमम महिलाओं को हो जाती है बीमारी, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती है। तो जो ऊपर की शरीर की मसल्स वीक पड़ती है वो सबको दिखती है, लेकिन जो पेशाब की थैली के आसपास की मसल है
वो नहीं दिखती हैं और ये बीमारी महिलाएं छुपाती रहती है। तो वो एक शर्म की बात हो गई। वो सोचती है कि मैं कैसे बताऊं कि मेरे महीने ज्यादा आ रहे हैं या मुझे महीने के समय दर्द हो रहा है। तो वो छुपाव वाली कंडीशन है। एक है डर। दूसरा जो सबसे कॉमन बात होती है कि अगर वो घर में बहुत सारी महिलाएं होती है और उनसे अपनी बात शेयर करती हैं तो उनको एक डर रहता है कि ये वाली बात ये रात को अपने पति से बात करेंगी तो मेरे देवर को मेरी ये बात पता चलेगी या मेरे जेठ को ये बात पता चलेगी। तो शर्म और डर हमेशा महिलाओं का एक स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करने का हिस्सा रहा है और ये सत्य भी है, क्योंकि हम कई बारी महिला की जो बीमारियां होती है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप से मैं बता सकती हूँ कि वो ऐसी बीमारी होती है कि उसे हम खुल के डिस्कस नहीं कर सकते। बट मेरा इस चैनल के माध्यम से सभी से यही कहना होगा कि कोई भी बीमारी शर्मनाक तो होती ही नहीं है, क्योंकि वो एक बीमारी है और वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप बीमार हुए हो तो वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे हम सर्दी जुकाम के बारे में बता देते हैं कि मुझे जुकाम हुई है, मुझे बुखार हुई है, उसी प्रकार अगर आपको स्त्री रोग समस्या कुछ भी होती है तो उसे छुपाओ नहीं और डर के मारे तो बिल्कुल ना छुपाएं। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से डिस्कस नहीं करना है तो हर जगह गायनेकोलॉजिस्ट या इसके विशेषज्ञ रहते हैं, तो आप उनसे कंसल्ट करिए, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलेगी। जी डॉक्टर बलदीप, आप मुझे बताएं कि अक्सर लंबे समय तक दबाया गया तनाव, तो वो क्या आपके बॉडी पेन में, कमर दर्द, सर्वाइकल पेन, उस पे कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप देखेंगे रजनी जी, हम लोग जनरली बोलते हैं कि माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का कनेक्शन हमें बहुत स्वस्थ बनाता है। आप कभी भी किसी स्वस्थ इंसान के बारे में पूछेंगे, अगर वो सिर्फ शरीर से स्वस्थ है तो वो कंप्लीटली हेल्दी नहीं बोला जाता है। माइंड, बॉडी एंड सोल जब तीनों आपके स्वस्थ होते हैं तब आपको एक कंप्लीटली हेल्दी पर्सन माना जाता है। अधिकतर महिलाएं हमारे पास में आती हैं, उनको काफी लंबे समय से या तो गर्दन का दर्द होगा या शोल्डर का दर्द होगा। फिर जब हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम उन लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक कनेक्टेड रहते हैं, 10 से 15 दिन तक, तो पता लगता है उन्हें किसी न किसी प्रकार से तनाव है। अपने घर की कोई ऐसी समस्या जो वो अपने पति को नहीं बता पा रहे या घर वालों को नहीं बता पा रहे, मानसिक रूप से वो उससे पीड़ित हो रही हैं। तो वही दर्द, उनका जो तनाव है वो दर्द के रूप में, या तो गर्दन का दर्द, शोल्डर का दर्द या बार बार सर दर्द, इस रूप में सामने आता है। तो इसी तरीके से तनाव जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन है फिजिकल पेन्स के आने का। जी अब मैं चेतना जी से जानना चाहूंगी कि स्वास्थ्य का कानून से भी एक संबंध है। अगर हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी क्राइम या उसकी तरफ बढ़ते ही हैं। पर आज भी ऐसा है कई बार कि महिलाएं जो है वो अपने कानून संबंधी अधिकारों को लेकर पुलिस या प्रशासन के पास जाने से डरती हैं, क्योंकि आप वर्क प्लेस देखिए या आप सार्वजनिक स्थलों पर भी देखिए कि कई चीजें ऐसी हैं जो शेयर करने से डरती हैं महिलाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं के पास ऐसा क्या वो है कि वो कानून के पास जाने से डरती हैं? शुरू से पारंपरिक रूप से जो हमारा समाज रहा है, भारतीय समाज रहा है, तो हम इतिहास में आज तक ये पढ़ते आए हैं कि हमेशा मात्र सत्तात्मक परिवार अपने नहीं रहे हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की समझ के टाइम में कहते थे कि मात्र सत्तात्मक परिवार है, सारी सत्ता जो है वो माँ के पास में रहती थी। लेकिन कालांतर के अंदर इसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने की वजह से हमारे परिवार जो है वो पुरुष प्रभुत्व संपन्न परिवार हुए। और आज भी ये चीज़ हम देखते हैं। आज भी जब भारत 21वीं शताब्दी से भी आगे चलने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम हमारे देश की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश की महिलाएं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होने के कारण भी, मतलब उनके साथ में अपराध भी होता है और तिल मैं कह सकती हूँ कि ऐसी घटनाएं भी होती है जब महिलाएं तिल मरने को मजबूर हो जाती हैं। और उसके कई कारण होते हैं, पारिवारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, कई कारण हो सकते हैं, उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। लेकिन कारण कुछ भी हो, जो सीधा मतलब परेशानी जो है वो सीधी महिला के ऊपर होती है। तो मैंने फर्स्ट में जब आपने जो बता रहे थे, इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि हम अपने प्रति लापरवाह हैं। चाहे लापरवाह अपनी कानूनी राइट्स के प्रति, अधिकारों के प्रति हो, चाहे लापरवाह अपने कर्तव्य के प्रति, तो इतनी महिलाएं नहीं होती है, लेकिन अधिकार के प्रति मानते हैं और अपनी खुद की जो देखभाल उनको करनी चाहिए, अपने खुद की बीमारियों का जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा एक सिस्टम शुरू से उसी प्रकार का चला है। और उस सिस्टम को बदलने की जरूरत है कि स्त्री जो है वो जागरूक होकर आगे आए और उन अधिकारों में जिसमें उसके स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है उसका वो यूज करे।
तो स्वास्थ्य अधिकारों में क्या 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 कानून है महिलाओं के पास है? मुझे लगता है कि काफी, मेरे हिसाब से 99% औरतें नहीं जानती होंगी कि स्वास्थ्य में उनके क्या कानून हैं। स्वास्थ्य के अंदर भारत का जो संविधान है उसने सारे जो अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसमें भी हमारे मौलिक अधिकारों में और हमारे अन्य कानूनी अधिकारों में भी स्वास्थ्य का अधिकार महिला को दिया गया है। जिसमें आप देखते हो कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको मातृत्व का अधिकार दिया जाता है। दूसरा, उसका बच्चा दूध पीता है तो उसमें भी क्रैच का एक अधिकार होता है। कार्यस्थल पे महिला की यौन प्रताड़ना नहीं होगी, ये भी होता है। महिला की गरिमा भंग नहीं होगी, ये भी होता है। क्योंकि जो कानून महिलाओं के लिए बने हैं, उन कानूनों का कहीं ना कहीं जब हनन होता है तो उसका इफेक्ट महिला के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पड़ता है। और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को कानून भंग की श्रेणी में लिया है। अगर आप इसको प्रताड़ना किसी स्त्री को देते हो, चाहे वो प्रताड़ना उसके घर वाले दे, चाहे वो प्रताड़ना उसके सहपाठी साथ काम करने वाले दे, चाहे प्रताड़ना कोई भी आदमी दे, तो वो अगर स्त्री को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता है तो वो कानून की नजर में एक गुनहगार है। जी डॉक्टर अर्चना, आप बताइए कि कभी आपके पास में इस तरह की कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई केस, कोई सी महिला का आया है कि जहां आपको लगता है कि यहाँ पर उसे स्वास्थ्य के साथ साथ कानून की भी आवश्यकता है और ये जानकारी उसके पास होनी चाहिए? कई बार ऐसे केस आते हैं कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, और अगर वो अनमैरिड वे में प्रेग्नेंट होती है और उसे बहुत बार पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ कहीं और वर्किंग प्लेस या घर पे, तो मैंने 99% देखा है कि वो महिला सब कुछ छुपा रही होती है। या तो वो बच्चा खुद छुपा रहा होता है या उसके साथ जो लेडी फीमेल्स आई हैं वो ज्यादा छुपा रही होती है एज कम्पेयर्ड उस टाइम में। मैंने जो मेरा फीलिंग है, इतने सालों का अनुभव है कि जो पुरुष होते हैं वो ऐसे केस में दूर ही रहते हैं। वो हिस्ट्री, या हम जब उसे कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग के टाइम में वो खड़े ही नहीं होते हैं। उसके जो हिस्ट्री सुनाई जाती है वो एक महिला के रूप में सुनाई जाती है और वो बहुत मैनिपुलेटिव होती है। वो खुल के बताना ही नहीं चाहती है कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। वो बस एक ही बात की रट लगाए रहते हैं, हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था। भले ही वो 9 महीने प्रेग्नेंट होके आई है, हमें नहीं पता था। फिर हम जैसे चेतना मैडम हमारे साथ अवेलेबल है, एज ए डॉक्टर हम एक ही काम करते हैं, हम मेडिको लीगल एक MLC डाल देते हैं और हमारी तरफ से हमारा जब फर्स्ट टाइम ऐसा कोई केस आता है उसे हम इंफॉर्मेशन में डाल देते हैं। लेकिन मेरे पास आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस टाइप के केस आए हो और सामने से उस जो लड़की है वो या उसके माँ बाप असली स्टोरी बता रहे हों कि ये कैसे हुआ है। तो आज भी इस सदी में भी इंडिया इन सब चीजों में बहुत पीछे, भारत, और बहुत डर, और एक इस बात का भी डर है कि हम पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे। अगर हम उनको बोलते हैं कि इसकी पुलिस कंप्लेन होगी फिर इसका इलाज हम इस तरीके से करेंगे, तो वो कोशिश करते हैं कि बोरिया बिस्तर बांधा और हम रवाना, हम कहीं और से करा लेंगे, हम चाहे जंगल में जाकर डिलीवरी करा लेंगे, पुलिस को नहीं बताएंगे, लेकिन हम पुलिस को नहीं बताएंगे। ये है। जी जी। तो बलदीप जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि ये मानसिक दबाव जो होता है कि एक तो हेल्थ इश्यूज तो है ही है उनको, लेकिन उनको प्रशासन या कानूनी सहायता भी नहीं लेनी है, तो ऐसे में ये जो माहौल बनता है वो क्या क्रिएट करता है? ये इस तरीके के तनाव जब मानसिक रूप से लगातार किसी भी पर्सन के ऊपर अगर पड़ते हैं तो डेफिनेटली वो उसकी बॉडी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और उसको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कानून में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जहाँ पे महिला या जिसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अगर वो खुद सामने ना भी आए तो वो अपनी कुछ एप्लीकेशन या कुछ इस तरीके के मेल ID अपनी आइडेंटिटी छुपा के डाल सके, जिसमें पुलिस का सपोर्ट या कानून का सपोर्ट उसे हिडन रूप से मिल पाए। जैसे कितनी सारी महिलाएं होती हैं उनके साथ में कुछ गलत हो रहा होता है तो बहुत सारी लेडीज के पास इतने फाइनेंसेस भी नहीं होते, पैसे नहीं होते कि वो वकील कर पाए, और शायद उन्हें पता भी नहीं होता है कि कोर्ट में मुझे जहां तक जानकारी है शायद हेल्प के लिए कुछ लोग होते हैं जो बिना पैसों के बिल्कुल करते हैं ना, अपने हर हाँ। कोर्ट के अंदर होता है। और उनको देखिए, महिला जिसका कोई सहारा नहीं है, जी। तो सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं। मैं बता दी हूँ कि वन स्टॉप, जैसे कोई महिला अपने को घूमती मिल गई जी, वो पीड़ित है, उसको कुछ पता नहीं है, या उसके साथ मारपीट हुई है, या वो कहीं से चली आई है, या वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, तो उसकी स्थिति को देखते हुए घर वालों का पता नहीं है, नाम पते सब भूल गई है, तो फिर अपन क्या करते हैं, उस लेडी को वन स्टॉप सखी सेंटर के अंदर जो महिला बाल विकास के द्वारा और सामाजिक न्याय विभाग जो
शौचालयता है उसके द्वारा अपन उसकी मदद कर सकते हैं और उस महिला को वहाँ पे खाने पीने रहने की कपड़े की मेडिको लीगल मतलब उसकी जांच मेडिकल की जांच, इसके साथ साथ उसकी काउंसलिंग और उसके साथ साथ उसको कानूनी सलाह, हर तरह की सुविधा जो है वो महिला को 5-7 दिन तक दी जाती है ताकि उसको एक सपोर्ट मिले कि वो जाएगी कहाँ। तो ये है। इसी के साथ साथ जिला विधिक सहायता केंद्र चलते हैं। हर जिला होता है उसके अंदर कोर्ट के अंदर एक जिला विधिक सहायता केंद्र चलता है जहाँ पे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और ST SC वर्ग के लोग हैं, पीड़ित पक्ष हैं जो अपना वकील नहीं कर सकते, वो अपना प्रार्थना पत्र देकर या उन अधिकारियों को निवेदन करके, ताकि उनका जो कई लोग होते जो नहीं लिखना जानते हैं, तो फिर वो जो है वो जिला विधिक सहायता केंद्र वो आपकी मदद करता है और आपको कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। जी। डॉक्टर अर्चना, आप मुझे बताइए कि जो डॉक्टर को लगता है कि महिला की बीमारी के पीछे कोई हिंसा या शोषण है, तो मेडिकल और कानूनी समन्वय होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप इस साइन को कैसे पहचानती है कि इस महिला को कानूनी मदद की अभी जरूरत है? हाँ बिल्कुल, ये पता चल जाता है हम लोगों को जब हम किसी भी केस को एग्जामिन करते हैं। देखिए, हिस्ट्री छुपाना बहुत आसान है डॉक्टर से कि आप कुछ भी अपनी कहानी बता देते हैं और वो हम सुन लेते हैं, लेकिन जब हम एग्जामिन करते हैं तो कुछ सारी चीज़ें हमारे एक सब्जेक्ट होता है फॉरेंसिक मेडिसिन, उसके टाइम में हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखा दी जाती है उस फॉरेंसिक मेडिसिन सब्जेक्ट के हिसाब से कि ये सब्जेक्ट हमें लाइफ लॉन्ग काम आता है कि ये चोट खुद से करी गई चोट है या किसी ने मारा है या ये एक्सीडेंट है। हर प्रकार से हम अपनी चोट को हम इसी कैटेगरी में ही नोटिफाई भी करते हैं कि जब हमने पहली बार किसी मरीज को देखा और अगर उसके चोट लगी है, मैं सिर्फ स्त्री रोग की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल कि अगर सिर पे चोट लगी है तो हमें चोट को डिस्क्राइब करना पड़ता है कि ये सीरियस चोट थी, ग्रीवियस चोट थी और ये किस किस कारणों से हो सकती है। तो उसी वक्त एक क्लू तो मिलता ही जाता है जैसे जैसे हम एग्जामिन करते हैं कि इसे कानूनी नीड है कि नहीं। तभी ये सब्जेक्ट आया MLC करना कि अगर आपको लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मारपीट का केस है या किसी हिसाब से हिंसा हुई है, तो आप MLC नोटिफाई कर देते हो। डॉक्टर बलदीप, आप मुझे बताइए, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट तो चलिए ठीक है, लेकिन आप मनोविज्ञान से भी जुड़ी हुई हैं और आपके ज्यादातर पेशेंट जो हैं, जैसे कि मेरा मानना है, आपने कई बार ये जिक्र किया है कि कई बार महिलाओं का दर्द जो होता है वो मानसिक होता है और वो शरीर में कन्वर्ट हो जाता है कि सिर दर्द कई बार शारीरिक ना होकर मानसिक होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी महिलाओं का वो मानसिक दबाव जो है वो इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि वो क्राइम में कन्वर्ट हो सकता है? जी, आप इसको इसी तरीके से ले सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर कोई चीज़ बहुत सेंसिटिव है, एक ही चीज़ पे बार बार चोट की जाए, मान लीजिए आज कोई अगर हमारे सामने जानवर भी बैठा है, हमने उसको एक बार मारा, 2 बार मारा, तीसरी बार, चौथी बार तो वो हम पे पलट के हमला करेगा। तो अगर किसी के बहुत ज़्यादा तनाव या प्रेशर में किसी पर्सन को रखा जाए तो हो सकता है कि ये चीज़ें किसी संवेदनशील रूप में परिवर्तित हो जाएं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम किसी जानवर को भी अगर बहुत चुपचाप बैठा है 5, 10, 15 बार परेशान करेंगे तो हो सकता है वो 16 बार उठा के हमारी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन ले। तो जो इस तरीके की मानसिक प्रताड़नाएं होती हैं, जो संवेदनशील मैटर्स होते हैं, उसके अंदर पेशेंट कभी भी कैसे रिएक्ट कर जाता है, तो हम ये मान के चले कि एक डॉक्टर और प्रथम सीढ़ी है जहां पर हम ये जज कर सकते हैं कि ये अभी या तो क्राइम में जाने वाला है या फिर अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। काफी लोग ऐसा नहीं कि सामने वाले को मार रहे हैं, वो कई बार अपने आप को ज्यादातर खुद का नुकसान। कितने केसेस आते हैं रजनी मैम ऐसे जिसमें हमें पता होता है कि वो पेशेंट इस तरीके की बातें कर रहा है कि वो होपलेस हो गया है, मतलब उसका ट्रीटमेंट भले ही सर्वाइकल का चल रहा है, शोल्डर पेन का चल रहा है या घुटने का चल रहा है, पर उसको लग रहा है कि उसका करियर खत्म हो गया। मान लीजिए कोई स्पाइन का फ्रैक्चर्ड पेशेंट है, ऑपरेशन हुआ है, बहुत लंबे समय तक बैठना नहीं चाहता है, तो वो थोड़े टाइम में अपने आप को मानसिक दबाव फील करता है। परिवार के वाले कहने लग जाते हैं आप पे बहुत पैसा खर्चा हुआ है, हम अब आपको नहीं इससे ज़्यादा देख सकते या हम आपकी इतनी सहायता नहीं कर सकते, तो वो मानसिक रूप से दबाव में आ जाता है। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, तो हमें पता लग जाता है, तो हम उन्हें मेंटली सपोर्ट करते हैं या फैमिली वालों को हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, या हम काउंसलर के पास उनको सेंड कर देते हैं कि भाई इनको थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स की जरूरत है अब, है ना, ये फिजिकली तो हम ट्रीट कर रहे हैं बट मेंटली भी इनको थोड़ी पॉजिटिविटी की काउंसलर के थ्रू जरूरत है। जी चित्ता जी, आप मुझे बताइए कि कार्यस्थल पर कई बार मानसिक उत्पीड़न या शारीरिक असहजता के मामलों में महिलाएं कानून की कैसे मदद दे सकती है? उनके लिए कोई ऐसा कुछ प्रावधान है?
कार्यस्थल पे यौन प्रताड़ना का जो नियम है वो हमारे एक राजस्थान बधाई का पात्र भी है कि ये जो नियम बना वो विशाखा राजस्थान से निकला था, और विशाखा एक एनजीओ है, ये इसके लिए लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, और फिर विशाखा की गाइडलाइन जारी हुई जिसमें बताया गया कि कार्यस्थल जो है वहाँ कितनी महिलाएं होनी चाहिए, उनके क्या क्या प्रावधान होंगे, कौन सी चीजें हैं जो उनको मतलब नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे जरूरी नहीं कि मैं आपको थप्पड़ ही मारूं, लेकिन मैं आपको ऐसे शब्द कह दूं जो थप्पड़ से भी तेज हो, तो मैं हाँ मेंटली हैरेसमेंट। और उस वक्त इस वजह से कई बार अपन देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाती है। तो आपने भी जैसा डॉक्टर साहब को सवाल किया था कि क्या क्राइम का संबंध है, बिल्कुल है। क्राइम का संबंध बिल्कुल व्यक्ति की भावनाओं से है, और उसको उस चीज से निकालना हम सबका नैतिक दायित्व है। सिद्धा जी, यहाँ पर एक छोटा सा मैं सवाल पूछना चाहूंगी जो मेरे दिमाग में काफी समय से कि 2025 जो है, मुझे ऐसा लगता है कि यूं अगर हम रेशो देखें महिलाओं का, ऐसा नहीं है कि वो क्राइम में नहीं होती हैं, पर 2025 जो है वो क्राइम के रेशो में महिलाओं को सबसे ऊपर लेकर आ गया है। आपको क्या लगता है? नहीं, आपको प्रश्न वापस मैं पूछती हूँ कि आप महिलाओं के साथ अपराध या महिलाओं के द्वारा अपराध, आपका प्रश्न सही करो। दोनों ही है मैम। दोनों ही। देखिए कि साथ तो हो ही रहा है, तो क्या वो इतनी ज्यादा अब इस चीज के अंदर अपने आप को कसा हुआ महसूस करती हैं कि अब उनको लगता है कि हम सहायता ना लेकर और वार कर दें? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, दो चीजें थी कि महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला अपराध और महिलाओं के साथ होने वाला अपराध। तो पहले तो मैं आती हूँ कि महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला अपराध। तो हमने देखा है कि वर्तमान जो पीढ़ी है, उस वर्तमान पीढ़ी और हमारा जो जीवन शैली है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगी दर्शकों को, आपको निवेदन कि हमारे चारों ओर का वातावरण ही हमारे पतन का कारण है। हमारे पतन का कारण है हमारे बच्चों के ऊपर पूरा फोकस नहीं होना, हमारे आसपास का वातावरण, नशे की प्रवृत्ति, और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे मैं बताऊं कि हमारी आज भी हिम्मत नहीं है कि हम अपने टीचर की आंख में आंख मिला के बात करें, और टीचर्स ये कहते हैं कि हम बच्चों को क्या करें, हम बच्चों को थोड़ा कहते हैं और इनके पेरेंट्स जो है वो झगड़ने के लिए आ जाते हैं। और बच्चे भी क्या है कि बच्चे भी इस तरह से स्ट्रांग नहीं बनाए गए हैं। बच्चों को भी इतना मजबूत बनाओ कि गलती हुई है या आपके साथ कुछ हुआ है तो उसको शेयर करना सीखे। बच्चा उसको अंदर ही अंदर सोचता रहता है, और उसके बाद में बच्चा कई बार आत्महत्या कर लेता है, या बच्चा ओवर एक्ट कर देता है कि वो किसी की हत्या कर देता है। अपन देखते हैं बालक, किशोर, कितना अपराध बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा रेशो बच्चों का ही है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी जो नैतिकता है, मानवता है, हमारे चारों ओर जो हमारी सामाजिक वातावरण है, हमारा पारिवारिक वातावरण है, हमारा एकल परिवार की पद्धति, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी संस्कृति, सभ्यता, सबको हमने एक तरफ रख दिया है, और हमारा सारा फोकस हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर कि जो बता रहे वही सही है। और सोशल मीडिया पे भी क्या है, पूरा एक अंकुश नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर अपन ये कहें कि भाई क्यों नहीं है, सरकार को करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करेगी, सरकार कर रही है, सरकार और भी करेगी, लेकिन हम भी तो एक अच्छे नागरिक बने। हमारा बच्चा क्या देख रहा है वीडियो में, ये हमको पता ही नहीं है। हमारे बच्चे वीडियो देख देख के सोच रहे हैं, लड़के से यंग लड़के देख रहे हैं बम कैसे बनाया जाता है। हमारे बच्चे ये देख रहे हैं कि अपनी पत्नी को कैसे मारा जाएगा। हमारे बच्चे ये देख रहे हैं कि फ्रॉड कैसे किया जाए, आपके खाते से कैसे मेरे खाते के अंदर पैसा आ जाए। और सबसे बड़ी चीज जो पूरे लोगों के लिए चिंता की विषय है कि आजकल के जमाने में जो साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, बच्चों के खातों में लाखों रुपए आ रहे हैं, बच्चे उसका मिसयूज कर रहे हैं, बच्चे अपने खाते उधार लोगों को दे रहे हैं। तो मेहरबानी करके घर वालों को ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के कौन कौन से खाते, मेरा बच्चा करता क्या है। आज मेरा बच्चा मुझे लाख रुपए ला के देगा तो मेरा नैतिक दायित्व पूछूंगी बेटा तू कहाँ से लाया, और मुझे उसका पता करना चाहिए मेरा बेटा लाया कहाँ से। वो झूठ बोलेगा कि मैं तो कंपनी में काम करता हूँ, मेरे दोस्त ने दिए। आप पता कीजिए ना। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो प्लीज आप थाने या साइबर थाने के अंदर आइए, उनको पूछिए कि कल को मेरा बेटा बड़ा अपराध करे तो कम से कम पुलिस के सामने, पुलिस को ये तो रहे कि आप पुलिस के सामने सच बोले हो, और बच्चा फंसा हुआ है तो पुलिस उसको निकालने की पूरी कोशिश करेगी।
वैसे तो कार्रवाई करेगी। आज महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य तो लो था, लेकिन मैम ने जो बच्चों के लिए और आज के परिप्रेक्ष्य में जो बात की है, डेफिनेटली ये भी बहुत मायने रखती है। महिलाएं हैं मैडम, बिल्कुल। महिलाओं के साथ भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के हमारे पास में केस आते हैं, लोग पुलिस तक नहीं जाते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया के अंदर दोस्ती जो होती है उसकी वजह से महिलाओं के खाते में पैसे आना और महिलाओं को लूटना। खाते में पैसे आना तो बहुत कम लोगों के आएगा, लेकिन महिलाओं के जो पैसे जा रहे हैं ना, और परिवार के लोग अपनी इज्जत के कारण नहीं बताते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं है, और आप उनको बर्बाद होने से, परिवार को बर्बाद होने से बचाइए और पुलिस को सूचना दीजिए। जी डॉक्टर अर्चना, आप मुझे बताइए कि क्या मानसिक तनाव जो है वो महिलाओं की प्रजनन क्षमता और हार्मोनल हेल्थ को भी प्रभावित करता है? इनका जो मानसिक तनाव है, जिस तरह का माहौल अभी आप देख रहे हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं लगता है कि आजकल की महिलाओं को जो सबसे बड़ा मानसिक तनाव है, वो मैडम ने सही कहा, अभी सोशल मीडिया पे उनको ये लगता है कि हमें ऑल द टाइम अप टू डेट रहना है। ये भी एक तनाव का सबसे बड़ा विषय है। तो क्या उसका असर उनकी हेल्थ पे पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस तो बहुत कॉमन कॉज है। बहुत सारी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मतलब जो माहवारी की समस्याएं होती हैं, उसमें कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ भी हमारी डिजीज नहीं निकलती, अगर हम सोनोग्राफी करा लें, कुछ भी हार्मोनल टेस्ट करा लें, और बाद में पता चलता है कि लड़की कहती है कि मैं महीने भर से सो नहीं पा रही हूँ, मुझे इस बात का स्ट्रेस है। छोटा सा स्ट्रेस वो ये ले लेती है, बॉडी शेमिंग जो बहुत कॉमन हो गई है कि वो ऐसी दिख रही है, मैं ऐसी दिख रही हूँ। मुझे एक जो सबने दिमाग में एक आइडियल इमेज बना ली है, एक अपना अपना किसी ने मेंटोर बना लिया है कि ये मेरे लिए आइडियल वुमन है, मुझे ऐसा दिखना है या मुझे ऐसे प्रेजेंटेबल रहना है। सो इस टाइप के स्ट्रेस बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन ने ले लिया है। ठीक है, दूसरी तरफ जहाँ हम दिन रात कोशिश करते हैं एज ए डॉक्टर कि हम समझाएं कि लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करोगे तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ जो महामारी की रिसेंट है, जैसे कि पीसीओडी, अगर आप आज मैं कहूँ कि मेरे टाइम में जब स्कूल में लड़कियां पढ़ रही थी तो किसी को पीसीओडी था ही नहीं, तो अभी की 10 साल पीछे अभी की लड़कियां मानेंगी ही नहीं। उनको लगेगा कि हम में तो 10 में 8 लड़कियों में पीसीओडी, और मैडम कह रही है हमारे टाइम में किसी लड़की को होता ही नहीं था। तो ये रिसेंट बीमारियां क्यों आई? एंडोमेट्रियोसिस, बहुत ज़्यादा पीरियड के टाइम में पेन होना, पहले भी पेन होता था लेकिन एक छोटी सी गर्म पानी की थैली से ठीक हो जाता था। अब आप देखो तो इतना पेन होता है कि वॉमिटिंग होती है, आप ऑफिस में एब्सेंट होते हो, स्कूल में एब्सेंट होते हो, फिर सोनोग्राफी कराते हो तो एंडोमेट्रियोसिस निकलता है। अब एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ी बीमारी हो जाती है, और इन सब के पीछे की पैथोफिजियोलॉजी देखो तो खान पान में जो बदलाव आया, लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल हमें कोई भी काम कुछ करना ही नहीं। अब एक छोटी सी बात है कि कोई भी सामान लाना है तो हम ब्लिंकिट कर लेंगे, हमें 2 कदम चलना नहीं है। चलो ये कुछ हद तक अच्छा होता है, लेकिन कई चीज़ों में आप इसको हैबिट बना लेते हो, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में घुसते चले जा रहे हो, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधार रहे हैं। डाइट में हम लोग बहुत ज़्यादा जो कल्चर हो गया है मैदा खाने का, जैसे कुछ भी फास्ट फूड मतलब ही मेरे लिए मैदा है। तो मैं इस चीज़ में भी बहुत प्रभाव डाल रही हूँ कि पहले एक ले दे के मैगी होती थी फास्ट फूड में, अब इतनी वैरायटी है कि आपको नॉर्मल खाना अच्छा ही नहीं लगता है। ये डाइट हो गई, लाइफस्टाइल हो गया, स्ट्रेस साथ में, ऑफिस का स्ट्रेस, स्कूल का स्ट्रेस। मैं मतलब छोटी छोटी लड़कियों से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि 8th क्लास की लड़की जब आके मुझे कहती कि मैम मुझे बहुत स्ट्रेस है, अरे 8th क्लास में पता ही नहीं होता व्हाट इज स्ट्रेस। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्ट्रेस। आपकी अगर बेस्ट फ्रेंड ने बर्थडे में कुछ पहन लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उससे कंपटीशन को लेके हम स्ट्रेस लें या अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड करें। थोड़ी सी अगर हम एक्सपेक्टेशन कम रखें, थोड़ा सा रियल रहे, मतलब मैं कहना चाहूँगी रियल लाइफ से निकल के आप रियल रहने की कोशिश करो, रियल लाइफस्टाइल को अपनाओगे तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। और बाद में मेडिकल साइंस तो है ही, कोई भी बीमारी आती है तो उसका इलाज हम तुरंत से तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं, बट हर कोई इस स्ट्रेस को अपनी लाइफ से कम करने के लिए डेली कुछ ऐसा करें जिससे वो डिटॉक्सिफाई हो। और मेरा तो माध्यम यही है कि अगर आप सोते समय मोबाइल चलाना अगर थोड़ा कम कर दें, अगर आप 1 घंटे की जगह आधे घंटे में आ जाए तो वो भी एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। मैं इस बारे में चेतना जी के पास में आऊंगी, लेकिन उससे डॉक्टर बलदीप से मैं पूछना चाहूंगी कि शहरी क्षेत्रों में तो चलिए डॉक्टर्स है, कानून है, हम मिलके कुछ ना कुछ बदलाव कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण महिलाओं का इस क्षेत्र में कितना अवेयरनेस है उस बारे में आप मुझे बताएं, ग्रामीण रिगार्डिंग भी और कानून के रिगार्डिंग भी।
हाँ, मैंने अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे 51 गांव जो राजस्थान के थे, वो आई थिंक सभी डॉक्टर्स हम लोग कवर करते हैं। तो ग्रामीण महिलाओं में तो उनको पता ही नहीं होता है कि उनको कोई बीमारी भी है। मतलब वो right. मुझे तुम्हें हो रही है तो अच्छा उसको भी हो रही है ना, उसको भी हो रही है, तो बड़ा कॉमन है। अगर आपको इस टाइम पीरियड्स में इतना पेन हो रहा है तो उसको भी हो रहा है, मतलब वो उसको बीमारी कंसिडर नहीं करते। और दूसरा, अगर उनके साथ में कोई घरेलू अपराध हो रहा है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे मैं रेगुलरली एक गांव में काम करती थी, तो उस लेडी के हस्बैंड उसको डंडे से बहुत मारते थे, तो बार बार उसकी कमर पे और उसके घुटनों पे इंजरीज हो जाती थी। तो हम जब भी उससे पूछते थे आपको इंजरीज कैसे हुई, तो वो कहती थी मैं गिर गई। मगर वो ये बताना नहीं चाह रही थी कि उसके हस्बैंड उसको हर दूसरे तीसरे दिन लाठी से मारते हैं। तो जब हमें पता लगा, हमने उसको बोला आप कानून की हेल्प लो, तो उन्होंने बोला कि भाई हम कानून की हेल्प नहीं ले सकते, ऐसे समाज का डर और ऐसा वैसा। तो इस तरीके की चीजें उसको और सप्रेस कर रही थी। तब मतलब हम लोगों को भी एकदम से समझ में नहीं आता था कि कैसे उनकी हेल्प करें, क्योंकि एक तो वो प्रॉब्लम में हेल्थ वाइज तो है ही, और वो इस चीज को भी कंसिडर कर रही है कि जो उनके साथ ये अपराध घरेलू हिंसा का हो रहा है, ये भी बड़ा कॉमन है, क्योंकि गाँव में और भी लोगों के साथ हो रहा था। ये कि महिलाएं घरेलू हाँ, हिंसा को बहुत कॉमनली लेके चलती हैं, सालों से होता है जी, होता रहेगा, और उनको बिल्कुल इस समय कानून की समझ भी नहीं है। यहाँ पर अभी उनके लिए काफी काफी सारे सारे जो हैं जी वो बनाए गए। तो चेतना जी, आप मुझे बताइए कि महिला उत्पीड़न को लेकर कौन कौन से कानून हमारे पास इस समय उपलब्ध है? महिला उत्पीड़न को लेके सबसे बड़ा जो कानून है वो अपने महिला थाने का है। महिला थाने में मुकदमा दर्ज होता है मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी कि कई बार पति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके ससुराल वाले लड़की को टॉर्चर करते हैं, संपत्ति के विवाद हो जाते हैं, कोई पॉलिसियां आती है उसके विवाद हो जाते हैं, लड़की के ऊपर तानाकसी होती है कि हमारे बेटे को खा गई, है ना, तो डायन है, हमारे बेटे को खा गई, और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप एक बच्ची के ऊपर लगते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप महिला थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। मुकदमा में दो चीजें बताना चाहूंगी, शारीरिक और मानसिक दोनों हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मानसिक तौर से प्रताड़ित किया गया हो, जैसा कि अभी मैडम बता रहे थे कि मारते थे, चोटें थी, चोटें दिखती भी हो सकती है और बिना दिखती भी हो सकती है, तो आप उसमें मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। मानसिक तौर से किया है तो मुकदमा दर्ज करा सकते हैं अपने पति और पति के नातेदार द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आई थी कि महिला के जो मुकदमे दर्ज होने लगे पुलिस के अंदर, उसके अंदर जो इनका नतीजे जो आए, कोर्ट्स में जब केस डिसाइड हुए, उनके जो परिणाम आए, तो उसमें रेशियो बहुत कम था, इनका जो सजा का रेशो बहुत कम था। और उसके बाद में एक अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार की एक रूलिंग भी आई कि जिसके अंदर इनकी गिरफ्तारी जो होती है वो एक तरह से बंद हो गई, बंद तो पूरी नहीं हुई लेकिन काफी कम हो गई। और अब गिरफ्तार अगर करना है तो फिर एसपी साहब की लिखित स्वीकृति ली जाती है कि हमें कारण बताने पड़ेंगे कि हम इसके पति को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। जैसे लड़की का जो स्त्रीधन होता है, लड़की को जो पीएर वालों ने सामान दिया है, उसका गहना है, वो लोग वो रख लेते हैं, तो वो उनको नहीं रखना है। कानूनी रूप से लड़की को जो सामान उसके घर वालों ने दिया और लड़की जो को जेवर उसकी शादी में सगाई में जो भी उसके ससुराल वालों ने दिए वो लड़की के होते हैं, तो उसमें अमानत खयानत नहीं करनी चाहिए, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए और उनको देना चाहिए। ये तो होता है महिला थाने का। दूसरा जो केस होता है वो घरेलू हिंसा का होता है। घरेलू हिंसा की जो प्रताड़ना होती है, इसका केस जो होता है वो कोर्ट के अंदर होता है। भरण पोषण का होता है, क्योंकि उसको जब आपने शादी करी है, आपके बच्चे हैं और आप उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दे रहे हो, वो दर की मोहताज हो गई है, तो फिर इसका भरण पोषण का केस भी कोर्ट के अंदर होता है। तो पुलिस के अंदर तो महिला थाने वाला होता है और महिला थाना नगर निगम क्षेत्र में होता है, और नगर निगम क्षेत्र से जो बाहर के गांव है दूसरे हैं वहाँ संबंधित थाने के अंदर होता है। डॉक्टर अर्चना, आप मुझे बताइए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको काम करते हुए काफी समय हो चुका है, क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित कुछ कानूनों में कमी आपको महसूस होती है कि शायद ये कानून भी महिलाओं के लिए होने चाहिए, क्योंकि आपके पास में, आप दोनों ही के पास में वर्सेटाइल केस आते होंगे स्वास्थ्य संबंधित महिलाओं के, जो अब तक अनछुए पहलू हैं, जिन पर अब तक हम पहुंचे ही नहीं है, पर आप लोग उन तक शायद पहुंच चुके हैं, आपको पता होगा, तो आपको क्या कभी लगता है कि कानून में ये चीजें भी होनी चाहिए?
देखिए, बहुत सारा तो भारत में कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं, जिससे मुझे लगता है कि महिलाओं के पास बहुत सारे पावर हैं, बट वही है कि उनको इतनी नॉलेज नहीं है। जैसे भी चेतना जी ने बहुत सारी बातें हमें बताई, लॉ तो हर चीज़ के लिए बना हुआ है, बट कई बार मुझे लगता है कि जैसे फीमेल एक तरफ से जब ऑफिस में या कहीं पे काम करती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ अपने मेल पार्टनर या मेल कलीग से ही परेशानी होती है। कई बार फीमेल की परेशानी फीमेल होती है, तो उसके लिए किस प्रकार के लॉ होते हैं, उसकी जानकारी अगर हमें मैडम थोड़ा बताएं कि महिला को, अगर कोई महिला फिजिकल टॉर्चर नहीं करती है बट मेंटल टॉर्चर जिसको कहते हैं, जो एक पॉलिटिक्स शब्द यूज किया जाता है कि डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स हो रही है या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी वजह से वो जो मेंटल हैरेसमेंट फील करती है, उस हैरेसमेंट के थ्रू वो जब घर जाती है, स्ट्रेस होता है घर पे, वो रिफ्लेक्ट होता है उसकी मतलब जो एक एफिशिएंसी होती है वो कम पड़ जाती है। मतलब एक होता है कि आप हैप्पी मूड से घर घुसो, आप जिस हिसाब से घर पे माहौल, लेकिन अगर जब आप डिपार्टमेंट में या ऑफिस में ऐसा फील करती हो, तो उसके लिए क्या कानून और बन सकते हैं, क्या उसमें और कोई क्लियरिटी हो सकती है कि इसे हम कोई मेजरमेंट हो सकता है कि हम उसे माने कि हाँ अब इसमें डायरेक्टली आपकी हेल्थ से कनेक्टेड, हाँ ये हेल्थ से कनेक्टेड डेफिनेटली, मानसिक तनाव का है। इतना तनाव हो जाता है। कई बार मेरे पास लड़कियां आती हैं और वो खूब बातें बताते बताते कि मैम मुझे दिक्कत हो रही है, वो रोने लगती हैं। तो मैं पूछती हूँ क्या हुआ, तो पता चलता है कि उसकी को कलीग या उसके जो ऑफिस के पार्टनर्स हैं या स्कूल में जहाँ वो काम करती है एज ए टीचर, तो इतनी सारी चीज़ें वो लोग करते हैं आपस में कि उसको मेंटल स्ट्रेस देते हैं। तो क्या एक बॉर्डर लाइन है कि इसकी कैसे शिकायत की जाए, या किसको हम माने कि ये शिकायत के रूप है? कई बार क्योंकि जो कर रहा है उसको लगता है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है, और समटाइम ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, और वो इसी की वजह से ही प्रेशर जिसको हम कहते हैं, वर्क प्रेशर जो एक वर्ड है बहुत ही सिंपल तरीके से यूज किया जाता है कि वर्क प्रेशर था, बट कई बार वर्क प्रेशर नहीं होता है, वो जो पास के लोगों का स्ट्रेस होता है उसके कारण वो घुट घुट के ऐसा कदम उठाती है। तो क्या वो पहला स्टेप जल्दी ले पाए, ऐसा कोई कानून हो? मैं चाहती हूँ ऐसा कोई कानून अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। इस संबंध में बिल्कुल आपको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी महिला किसी भी तरीके से जो उनको परेशान करती है या कोई कमेंट करती है या उनको आत्महत्या के लिए मजबूर करती है, तो आप इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए छोटी चीज ही बाद में जाके बड़ी चीज होती है। बड़ी चीज तो उसमें ये इसका एक क्राइटेरिया पुलिस देखती है, उनकी जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर, कि भाई आप अपने बयान क्या दे रहे हो, आपके रिपोर्ट में आप क्या लिख रहे हो, और इसका कनेक्शन किस चीज से है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस उसका कारण तक जाती है। और कई बार क्या है कि उनको लगता है ना कि भाई इसको जान माल का खतरा है लेडी को, तो फिर क्या होता है कि उसके खिलाफ एसडीएम कोर्ट, एडीएम कोर्ट में इस्तेगासा भी पेश होता है। और दूसरी चीज ये है कि ये चीजें जिस जगह से शुरू होती है, तो मेरा तो निवेदन यही है कि जैसे मान लो अपन नौकरी करते हैं, तो नौकरी वाली जगह होगी, मान लो हॉस्पिटल में होगी, पुलिस हमारे विभाग में होगी, पुलिस में होगी, तो हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनको जरूर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि डिपार्टमेंट अपनी एक कमेटी बिठाएगा, जैसे कि विशाखा बनाम राजस्थान का जो था, उसमें फिर एक हमें हर डिपार्टमेंट के अंदर कमेटी बैठी हुई है जिसके अंदर महिला सदस्य होती है। नहीं महिला सदस्य तो सामाजिक सदस्य कुछ न कुछ उसका महिला से कनेक्शन जरूर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको ये पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, और विभाग अपनी अलग एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी बिठा के और उसमें एक्शन लेता है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई महिला किसी महिला को प्रताड़ित करती रहेगी और उसको अपन मरने के लिए छोड़ देंगे और उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब मेंटल हेल्थ एविडेंस के थ्रू भी एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। आप एफआईआर में उसमें ना देखो, एफआईआर है, परिवार है, ये 0 नंबरी एफआईआर, ये एक बड़े लंबे सब्जेक्ट है। पहले उसको जांच में रखते हैं, परिवार को जांच में रखते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी जैसे हर जगह डिसिप्लिनरी कमेटी उसका होता है, यौन प्रताड़ना से जो रिलीफ की है दे सकते हैं। अगर उससे भी सॉल्व नहीं होता है तो ये चीजें सहायता लेनी चाहिए। आप बिल्कुल सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का देखिए उसमें अपने को ये इन्वेस्टिगेशन में ये चीज आएगी कि भाई इसको क्यों प्रताड़ित किया गया है, कि उसका कारण क्या है। डिपार्टमेंट अपने आप एक्शन लेगा, उसका ऐसी बात नहीं है कि उसको बिल्कुल छोड़ देगा कि हम उसको मरने के लिए छोड़ दें। तो ये होगा, अगर उसको खतरा है तो उसको पाबंद किया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा, महिला को उसका ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए भारत के अंदर कानून सबके लिए बराबर है, बस ये है कि हाँ जानना जरूरी है। सबसे बड़ी कमी यही है कि हमें जानकारी नहीं है। डॉक्टर कुलदीप, आप मुझे बताएं कि
डॉक्टर्स और कानून दोनों मिलकर ऐसा कौन सा साझा प्रयास है जिसे करने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं की ज्यादातर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं उनको तो वैसे भी हम लोग नेग्लेक्ट ही करते हैं, फिर कानून संबंधित कोई अधिकार है उसको के बारे में सोचना भी शायद एक महिला के लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। जी बिल्कुल, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे साझा प्रयास अभी इन दिनों किए जाने चाहिए जिससे कि लेडी जो है हेल्थ को कानून के साथ में भी कनेक्ट करे, क्योंकि इनकी बहुत सारी समस्याएं ऐसे ना होकर ऐसे होती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाते हैं रेगुलरली, इसी तरीके से हम कानूनी सहायता के लिए भी थोड़े बहुत कैंप्स रेगुलर लगाते रहे, या फिर जहाँ पे मेडिकल कैंप लगते हैं वहाँ पे एक मतलब कानूनी सहायता की भी डेस्क हाँ साथ में होनी चाहिए, क्योंकि कितनी सारी महिलाएं हैं जैसे मैंने आपको बताया कि उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है या मानसिक प्रताड़नाएं हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे परिवार से भी है, मगर वो ये नहीं चाहती कि उनका नाम सामने आए, पर वो ये चाहती है कि इसका सॉल्यूशन निकल जाए, पर उन्हें पता नहीं है कि कानून में किस तरीके की सहायता उनके लिए दी गई है। क्योंकि मैं बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हूँ, हम लोग जब जाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि बहुत अच्छे अच्छे परिवार वाली महिलाएं भी बेचारी मानसिक प्रताड़नाओं से कहीं ना कहीं जूझ रही हैं, मगर वो अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि उनको कानूनी सहायता मिले या गाइडेंस मिले कि वो कैसे अपने आप को सेव कर सके। तो इस तरीके से कुछ कैंप्स जैसे मेडिकल के होते हैं, ऐसे थोड़े से लॉ के भी कैंप्स होने चाहिए कंबाइंड। एक चीज ये भी थोड़ी सी क्लियरफाई कीजिए कि कौन कौन सी ऐसी मेंटल स्टेज या स्वास्थ्य संबंधी स्टेज है जहां पर आप ये क्लेरिफाई कर सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस लेडी को कानून की जरूरत है। जैसे हमने मान लिया कि घर में पति ने पीटा, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये भी कानून के दायरे में आता है, तो यहाँ महिला को कानून की सहायता लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से किसी भी महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी भी एक ही चीज के बारे में बार बार बोला जा रहा है जिसे वो सहन नहीं कर पा रही है, और हम लोग घर में 4 लोग और हैं जो इस तरीके की चीजें देख रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो अगर वो अपने लिए स्टेप नहीं उठा पा रही है तो कोई और उसके बिहाफ पे वो स्टेप ले ले। जैसे कोई पड़ोसी है या कोई दूसरे व्यक्ति हैं, कभी होता है कि किसी को घर में उसके साथ में हिंसा हो रही है, पड़ोसी भी देख रहे हैं रोज पिट रही है वो, मगर वो उसके लिए स्टेप नहीं लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी सहायता या कुछ ऐसा डेस्क होना चाहिए, जैसे एक्सीडेंटल केस के लिए आया है कि कोई भी हेल्प करके चला जाए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसे किसी की कुछ कानून की व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई पड़ोसी भी फोन कर दे और बता दे भाई इस महिला के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो वो उसके ऊपर स्टेप ले सके और उसकी रक्षा कर सके। मुझे बताइए कि तो पड़ोसी भी फोन कर दे, लोगों के अंदर अधिकांश डर ये होता है हम इसके फटे में क्यों टांगे, तो क्या ऐसा नहीं, कारण स्पष्ट है कि पारिवारिक झगड़े होते हैं, और पारिवारिक झगड़ों के अंदर क्या होता है कि आज लड़ते हैं कल वापस पति पत्नी एक हो जाते हैं, तो लोगों के दिल में, लोगों के मन में एक शंका रहती है कि वापस हम नाम बताएंगे हमारा और हमारे घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे या हमारी इनसे रंजिश हो जाएगी। तो पुलिस मैक्सिमम तो इनके बात को मतलब बताती नहीं है, और व्हाट्सएप नंबर भी है, जैसे अपने उदयपुर का बताएं तो 70 73 100 उदयपुर का नंबर है, 100 नंबर है, और 1090 नंबर है, 112 नंबर है, पुलिस थानों के नंबर है, पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर है, आप वहां पे फोन कर सकते हैं। तो उनका नाम नंबर नहीं बताया जाता है और पुलिस पहुंच जाती है। तो सुविधाएं पुलिस की तो बहुत बड़ी है, लेकिन जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए। सुरक्षा सखियां हैं हमारी, पुलिस का एक कार्यक्रम चलता है सुरक्षा सखी, थाने के अंदर महिलाओं को सुरक्षा सखी काफी महिलाओं को बनाते हैं, वो जाके सब लोगों को जागरूक करती है कि भाई आप पुलिस थाने में जाते हुए डरिए मत, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, हम आपके साथ चलेंगे, आपको कानून के बारे में बताएंगे, आपका मुकदमा दर्ज करेंगे, पुलिस की मदद लेंगे ताकि आपके साथ में कोई हिंसा नहीं हो। यहाँ पर छोटा सा मेरा ये भी है कि चूंकि आप सालों तक पुलिस में काम करते हैं, काफी तरह के लोगों से मिलते हैं जो क्राइम में रहते हैं, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी दबंग हो जाती है और आम महिला थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन होती है, और जब आप लोग भी थोड़ी बहुत भी उनसे बातचीत करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हार्ड स्पोकन है, हम इनसे अपनी बात शेयर करें या ना करें। तो क्या आपको यहाँ पर लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर इस चीज में आपकी हेल्प कर सकते हैं? हाँ, डॉक्टर तो क्या, देखिए मैडम, डॉक्टर तो क्या धरती के भगवान कहती हूँ मैं, है ना। जब भगवान हमने देखा नहीं है, लेकिन मैं इनको डॉक्टर को धरती का भगवान कहती हूँ। ये लोग स्वस्थ रहें और सब समाज को स्वस्थ रखने में अपना योगदान ये देते रहें। पुलिस की जो पहले जो छवि थी ना, वो
पुलिस की बहुत कड़क थी और लोग डरते थे जाते हुए। हम भी छोटे थे तो दूर से पुलिस को देखते थे। थाने के अंदर जिंदगी में नहीं गए। मेरे घर के पास में ज्यादा दूर थाना नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि मैं पुलिस की नौकरी में आने के बाद मैंने थाना देखा। पहले हमने थाना भी नहीं देखा था, तो लोग डरते थे, बताते नहीं थे। और हमारे कुछ साथियों का व्यवहार भी पुराने जमाने के आदिकाल से बहुत सख्ताई से भी अपराधियों के ऊपर जो लगाम कसते हैं ना, तो आप मानते हैं थोड़ा बहुत हमारे में वो चीज आ सकती है। तो लेकिन वर्तमान समय के अंदर ये बहुत चीजें चेंज हुई है। पुलिस ने अपना व्यवहार चेंज किया है और भी चेंज करेगी। और एक चीज इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है ना, वो सोशल मीडिया का भी रहा है कि अगर पुलिस वाला कोई बात करता है तो आप देखो को वीडियो पहले बनाते हैं। अरे गलत चीज का वीडियो तो बनाओ, चाहे पुलिस क्यों नहीं हो, मैं क्यों नहीं बनाई आप। लेकिन जब कोई मर रहा होता है, जब कोई पिट रहा होता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है, तो आप उसको मदद करने की बजाय आप उसका वीडियो बनाते हैं। वो बात की बात है, पहले उसको रिलीफ पहुंचाइए, मेरा ये निवेदन है। क्योंकि ये चर्चा, ये जो विषय है महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित और कानून संबंधित, ये बहुत लंबा विषय है। आने वाले समय में हम पर्टिकुलर एक एक विषय के ऊपर और भी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। आज मैं चाहूंगी कि आप तीनों, मुझे एक एक करके, ये मेरा अंतिम सवाल है आप लोगों से, कि आप तीनों क्या सोचते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर्स कानून से क्या सहायता की उम्मीद करता है और कानून डॉक्टर्स के साथ में क्या सहायता की उम्मीद करता है? तो पहले तो बलदीप जी आप बताएं। मैंने जैसे जस्ट अभी आपको बताया, जैसे हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, ऐसे लॉ के लिए भी कैंप्स लगाए। जैसे आज हमें चेतना जी ने बहुत अच्छी सारी बातें बताई और इस चैनल के माध्यम से आई थिंक सभी तक ये पहुंचेंगी जो हम लोगों को नहीं पता होती। इसी तरीके से थोड़े टाइम में मेडिकल कैंप्स के साथ में लॉ कैंप्स लगाए जाने चाहिए। ये एक सॉल्यूशन है। जैसे कि सारी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर, लॉ सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको पहले खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। देखिए, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। एज ए डॉक्टर मैं कहती हूँ कि मेरा हर महीने 1 या 2 बार गांव में कैंप लगाने का हमेशा एक कोशिश रहती है। स्कूल में मैं जाके अवेयरनेस करने की कोशिश करती हूँ, या इस चैनल के माध्यम से भी मैं आप अवेयरनेस करने की कोशिश करती हूँ। बट आपको खुद के लिए खड़ा होके खुद को एक मदद लेनी चाहिए कि हाँ कानून है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी बस आप एक बारी डॉक्टर या पुलिस के पास जाके अपनी कंप्लेन करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिलेगा। जी। चेतना जी आप मुझे बताएं कि आप डॉक्टर से क्या उम्मीद करती हैं? हम डॉक्टर से ये उम्मीद करते हैं, मैंने बोला कि धरती के भगवान हैं और पुलिस के पास तो पीड़ित आए नहीं आए, अगर उसको शारीरिक और मानसिक परेशानी है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको एक नया जीवन दान देते हैं। डॉक्टर उनके लिए एक जननी का रोल अदा करते हैं। उनको ठीक करोगे तभी तो वो अपनी पीड़ा बता कर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवा पाएगा। अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो पुलिस को क्या बताएगा? तो ये तो हमारे प्रथम चरण है। और महिलाओं को तो ये कहूंगी कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, अर्चना जी ने, कि भी खुद को आगे आना पड़ेगा। और ये मत सोचो कि ये तकलीफें आपकी जिंदगी में आई है, तकलीफें है तो उसको आना ही है ना। और मैं बिल्कुल अपनी बात को खत्म करूंगी कि संघर्ष आए हैं, आते रहेंगे, और संघर्षों को आने दो और हौसलों का कफन बांध लो, कुदरत को झुक जाने दो। ठोकरें मिलती रहेगी, कभी नहीं बिखरना तुम, आशाओं का दामन थामे कदम कदम निखरना तुम। लाक्षाग्रह की ज्वालाओं में सूरवीर नहीं जलते हैं, और ये मत भूलो गुलाब हमेशा कांटों में ही पलते हैं। तो आप गुलाब बनो और गुलाब की तरह महको और स्वस्थ रहो। जैसा कि आपने देखा कि तीनों विशेषज्ञों ने अपनी अपनी बात रखी। ये बिल्कुल सच है कि जब तक आप अपने कानूनी अधिकारों को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने स्वास्थ्य संबंधी कानूनी अधिकारों को नहीं जानेंगे, आप एक स्टेप नहीं ले पाएंगे। ये वो समय नहीं है जब आप घर में बैठकर उन अपराधों को सहन करें। सिर्फ घर में नहीं, अपने कार्य क्षेत्र में बैठकर या कहीं पर भी बैठकर आप उन अपराधों को सहन करें। आपके लिए भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो नारियों के लिए बहुत सशक्त हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जानकारी भी आपको कहीं हर किसी से नहीं उठानी है। जब आपके सामने इतने विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जो सालों की पढ़ाई के बाद, ये सालों की रिसर्च के बाद आपके लिए एक स्टेज उपलब्ध करवाते हैं, तो आप वहां से जानकारी लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक स्वस्थ महिला का होना बहुत जरूरी है, तभी अपने परिवार और देश की बात हो सकती है। लेकिन स्वस्थ सिर्फ शरीर नहीं, मानसिक भी होना चाहिए, और ये दोनों ही चीजें किसी भी महिला के लिए बहुत जरूरी है। हमारे तीनों पैनलिस्ट ने इस समय जो बात की, स्वास्थ्य संबंधित बात की, कानून संबंधी बात करी, दोनों ही चीजें आपस में मिली हुई है। अब चाहे आप कार्य क्षेत्र में रहकर किसी चीज को झेल रहे हो, वो भी एक मानसिक प्रताड़ना है, वहां पर भी स्वास्थ्य संबंधी कानून आपके पास उपलब्ध है। तो आप उस बारे में जानकारी लीजिए और सजग रहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है।
तो आज की हमारी ये जो चर्चा है हम यहीं पर खत्म करते हैं और मैं आप तीनों पैनलिस्ट को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर बहुत जरूरी है इस चीज को जानना कि स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स और साथ में कानून मिलकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया तो है ही आपको ये सही जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज की ये बातचीत सिर्फ एक पैनल डिस्कशन नहीं था, बल्कि हर महिला के लिए एक संदेश है कि आप अकेली नहीं हैं। आपका स्वास्थ्य आपकी ताकत है और कानून आपकी सुरक्षा। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ बलदीप जी, अर्चना जी और चेतना जी का, जिन्होंने अपने अनुभव और विचारों से इस चर्चा को दिशा दी है। और आप सभी दर्शकों की अपील है कि सवाल पूछिए, जानकारी लीजिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। मैं हूँ रजनी कौर, न्यूज़ पेपर 24 से आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया विषय। तब तक के लिए नमस्कार।